हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन आगे स्टार्ट करते हैं।
चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने एसिड बेस थ्योरी स्टार्ट किया था। दो कॉन्सेप्ट जो हैं, अरेनियस कॉन्सेप्ट एंड ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट हमने करा दिया था एसिड बेस में। नाउ थर्ड वाला जो है वो है लुईस कॉन्सेप्ट। तो ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड है। तो अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है। सो लुईस एसिड क्या करते हैं? एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब ये क्या है? दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। ओके। एंड बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। लुईस बेस जो है वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर हो गए। ओके। तो एसिड जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर। एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे, एग्जाम्पल ऑफ लुईस एसिड, तो मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो है वो इसी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उनमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है तो ऑब्वियसली ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेंगे तो देखो BF3 जैसे हो गया, BF3 में बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा बाहर से। ओके। इसी टाइप से H3BO3, बोरिक एसिड, H3BO3 जो है उसमें भी बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो भी बाहर से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली AlCl3। ओके। तो जिन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट की जा सकती है वो है लुईस एसिड। तो एक तो ऑब्वियसली एग्जांपल हो गया इसका, मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यस और ये, तो मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो है वो फर्स्ट हो गया। यस रायलन, दिस इज फर्स्ट पेज। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल, मतलब दिस इज फर्स्ट एग्जांपल ऑफ लुईस एसिड जिसमें मॉलिक्यूल्स में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ H3BO3? इट इज बोरिक एसिड। H3BO3 का नाम है बोरिक एसिड। लिख लिया सबने? आगे चले। so this is first example of Lewis acid. Then
ऑब्वियसली इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिनमें वो तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन ले ही सकते हैं। इसके साथ साथ अगर वेकेंट ऑर्बिटल है किसी के पास, ऑब्वियसली इनकम्प्लीट ऑक्टेट में भी वेकेंट ऑर्बिटल होते ही हैं, बट हमारे पास थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स डी ब्लॉक डी ऑर्बिटल भी आता है ना, और डी ऑर्बिटल के आने की वजह से क्या हो सकता है, वेकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें वेकेंट ऑर्बिटल है वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल, मॉलिक्यूल्स हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, मॉलिक्यूल्स हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल, जैसे SF4, PF3 एटसेट्रा। तो यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली सल्फर एंड फास्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल रहेंगे, इसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते। ओके, देन थर्ड एग्जांपल, अच्छा आगे तुम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में ये चीज पढ़ोगे कि अपने पास जो डी ब्लॉक वाले जो कैटायंस हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के जो कैटायंस हैं वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी डी ऑर्बिटल खाली रहता है। ठीक है, तो कैटायन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटायंस जो है वो भी किसका काम कर सकते हैं, एसिड का काम कर सकते हैं। जैसे Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव एटसेट्रा। ठीक है, तो ये अपने पास डी ब्लॉक वाले एलिमेंट के कैटायन है, ये भी काम कर सकते हैं एसिड का। ओके, तो ये लुईस एसिड का एग्जांपल है। नाउ बेस के एग्जांपल, यस लास्ट वाला Cu2 पॉजिटिव है सही। यस, वेकेंट ऑर्बिट अपने पास क्या, ये थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जो एलिमेंट है उनके पास क्या डी ऑर्बिटल वगैरह आ जाते हैं, और डी ऑर्बिटल जनरली फिर उनके क्या रहते हैं, खाली रहते हैं। दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल्स हैविंग वेकेंट ऑर्बिटल में ये वाले हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा सकता है। दैट्स व्हाई ये एसिड का काम कर सकता है। ठीक है, तो ये लुईस एसिड के एग्जांपल हो गए। नाउ एग्जांपल ऑफ लुईस बेस, तो लुईस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो एक पेयर जो है अपने पास डोनेट करते हैं ऐसे जो जिनके पास लोन पेयर हो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर हो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनेट कर सकते हैं। आवाज ब्रेक हो रहा है क्या? अभी ठीक है क्या? तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, वो काम कर सकते हैं लुईस बेस का, बिकॉज वो ऑब्वियसली अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। जैसे रिद्धि 11th के सिलेबस में है, तो जैसे NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, H2O, H2O में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, CO इसमें भी लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। ठीक है, तो ये सब जो है हमारे पास एक तरह से क्या काम कर सकते हैं, लुईस बेस का काम कर सकते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा एनाइंस जो है वो भी अपने पास काम कर सकते हैं लुईस बेस का। और एनाइंस क्यों काम करेंगे, ऑब्वियसली सेम रीजन है, वहां पर भी क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, Cn नेगेटिव हो गया, एटसेट्रा। ठीक है, तो नेगेटिव आयंस के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, और उस लोन पेयर की वजह से वो भी किसका काम कर सकते हैं, बेस का काम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास लुईस एसिड एंड लुईस बेस है। ओके, तो लुईस एसिड एंड लुईस बेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड। ओके, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो वो एसिड, और जो डोनेट करेगा वो बेस। एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होंगे। तो वेकेंट ऑर्बिटल कहाँ कहाँ हो सकते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले केस में हो सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, उनमें वेकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं। इसके अलावा कैटायंस में वेकेंट ऑर्बिटल हो सकते हैं। किसके कैटायन, डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटायन वगैरह। ठीक है, एंड लुईस बेस क्या होंगे, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं और आयन, नेगेटिव आयन। ओके, हो गया सबका, चले आगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, तो पहले इसमें हम ले लेते हैं हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड मतलब जो H निकलने वाला है वो सेंट्रल एटम है। तो यस, एसिड बेस थ्री वाला पार्ट हो गया ये। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, तो हाइड्रा एसिड में जो हाइड्रोजन निकलने वाला है वो सेंट्रल एटम से अटैच होता है। तो रिमूवेबल H पॉजिटिव इज अटैच्ड टू सेंट्रल एटम डायरेक्टली। ठीक है, जो H पॉजिटिव निकलने वाला है वो सेंट्रल एटम से ही अटैच। दिस इज नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हमारे पास एसिड बेस थ्री हो गया है। ओके, एसिड बेस थ्री हो गया है। अभी ये हमारे पास है एसिड एंड बेस का स्ट्रेंथ। तो
पहले हम हाइड्रा एसिड की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रा एसिड मतलब कौन से होते हैं जिनमें H पॉजिटिव निकलने वाला है, वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से अटैच होता है, जैसे HCl HBr वगैरह। तो अब देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ कैसे वेरी करती है वो बता देता हूँ। तो पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट की, तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बढ़ता है। ओके, हाइड्रा एसिड में लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं, CH4 NH3 H2O एंड HF। तो इन सभी में अगर हम कंपेयर करेंगे तो कार्बन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सॉरी कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड क्लोरीन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। समझाया? ओके, इसी टाइप से हम अगर हमने कंपेयर किया PH3, ठीक है, SiH3 सॉरी SiH4 PH3 H2S एंड HCl, तो हमारे पास ये ऑर्डर है। क्लियर है सबको? तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होता है, इंक्रीज। और इन सब में हाइड्रोजन आगे वैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट वाले पार्ट में आएगा। पी ब्लॉक एलिमेंट वाले पार्ट में आएगा, लेकिन अभी हम इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज होता है। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट टू राइट गए थे ना यार पीरियोडिक टेबल में। तन्वी, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है तो लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना पीरियोडिक टेबल में। वैसे ही सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो दोनों केसेज में हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में, और लेफ्ट टू राइट जाने पर मैंने क्या बताया, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। नो वैष्णवी, इट इज नॉट थ्योरी चैप्टर। आज का लेक्चर जो है वहीं तक थ्योरी है, आगे पूरा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट था, अभी आगे न्यूमेरिकल आने वाले हैं। सो ये लेफ्ट टू राइट का था। लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसके अलावा डाउन द ग्रुप की अगर हम बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओ या डाउन द ग्रुप जाओ, दोनों केसेज में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज ही होगा। तो दिस इज लेफ्ट टू राइट। नाउ डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है ऑब्वियसली। तो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हाइड्रा एसिड में डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज होता है, जैसे HF HCl HBr एंड HI। तो हमने क्या बोला, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा ना, तो ऑर्डर ये रहना चाहिए। क्लियर है क्या? सिमिलरली H2O H2S
H2SC, H2TE, ठीक है। यहाँ पर भी ये वाला ऑर्डर होना चाहिए, NH3, CH3, SBH3, BiH3, तो यहाँ पर ऑर्डर ये होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये होना चाहिए ऑर्डर। तो इस टाइप से अपने पास क्या आ सकता है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आ सकता है डाउन द ग्रुप। ओके, डाउन द ग्रुप हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ हाइड्रा एसिड के केस में क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो लेफ्ट टू राइट भी इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज होगा, दोनों केसेस में इंक्रीज होगा। सर व्हाट इज दैट आफ्टर H2SC, सल्फर के बाद में क्या आता है, Se आता है ना, ऑक्सीजन सल्फर Se, दिस इज H2SC। तो दोनों केसेज में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन सल्फर सिलिकॉन, सॉरी सेलेनियम एंड टी, NPASHBBI, है ना। तो डाउन द ग्रुप ही जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। मिताली, जो तुम पीरियोडिक टेबल में पढ़े थे ना, एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा, वो किसका एसिडिक स्ट्रेंथ था, ऑक्साइड का था, वो ऑक्साइड था। दिस इज हाइड्रा एसिड। पीरियोडिक टेबल में जो तुमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा वो ऑक्साइड का पढ़ा होगा। ओके, कि डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होता है, वो ऑक्साइड वाला होगा। ये तो हाइड्रा एसिड। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज हाइड्रा एसिड, यार डेफिनेशन लिखवाया ना भाई हमने, हाइड्रा एसिड का डेफिनेशन क्या लिखवाया है, रिमूवेबल H पॉजिटिव इज अटैच्ड टू सेंट्रल एटम डायरेक्टली। तो यहाँ पर कार्बन से अटैच है, यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच है, यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैच है, यहाँ पर फ्लोरीन से अटैच है। तो जो H निकलने वाला है, अगर वो डायरेक्ट सेंट्रल एटम से अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं हाइड्रा एसिड। समझाया आदित्य? ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया हाइड्रा एसिड का स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप कैसे चेंज हो रहा है। नाउ अब नेक्स्ट वाला एसिड लेते हैं। तो ये था हाइड्रा एसिड। नेक्स्ट है ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड। ओके, नेक्स्ट एसिड कौन सा है, ऑक्सी एसिड भी बोल सकते हैं या ऑक्सो एसिड भी बोल सकते हैं। तो ऑक्सी एसिड या ऑक्सो एसिड क्या होता है, तो इसमें रिमूवेबल H पॉजिटिव जो है इज अटैच्ड टू सेंट्रल एटम वाया ऑक्सीजन।
ठीक है, तो बीच सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन आ जाएगा वाया ओ। ओके, तो सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, ऑक्सीजन। तो अब यहां पर देखो क्या है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा यहां पर भी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस केस में भी इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल अगर हम लेंगे तो जैसे H3PO4, इसमें ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अटैच है, फिर सेंट्रल एटम से अटैच है। ठीक है, मतलब OH ग्रुप बेसिकली, समझाया। ऑक्सी एसिड में जो H निकलता है वो कहां से निकलता है, OH ग्रुप से निकलता है। तो H3PO4, H2SO4, HClO4। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप, पहले हाइड्रा एसिड के केस में डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ। हाइड्रा एसिड के केस में डाउन द ग्रुप भी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा था, लेकिन यहां पर डिक्रीज होगा। ओके, डाउन द ग्रुप जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे HClO4, HBrO4, HiO4, तो डाउन द ग्रुप क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। सिमिलरली HClO3, HBrO3, HiO3, इसमें भी डिक्रीज हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली रीजन की अगर हम बात करेंगे तो तुमने ऑर्गेनिक में पढ़ा ही होगा, आई इफेक्ट वगैरह पढ़ा है ना, ऑर्गेनिक में आई इफेक्ट पढ़ा होगा, तो उससे देख सकते हो इजीली एच कब निकलेगा, वहां से देख लो। ठीक है, तो इजीली एच जो है ऊपर वाले केस में निकलेगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो एच निकलना डिफिकल्ट होता जाएगा। ओके, सिमिलरली H2SO4, H2SeO4, H2TeO4, तो यहां पर भी अगर हम देखेंगे तो ये ऑर्डर आ जाए। ओके, सो डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेफ्ट टू राइट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, लेकिन डाउन द ग्रुप जो है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। लिख लिया सबने।
हो गया सबका ना? शुभ, जैसा मैंने बताया, ये आई फैक्ट से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो इस चीज को, कि डाउन द रूट जब हम जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज क्यों हो रही है। ऑर्गेनिक में आई फैक्ट पढ़ा है ना? इसके अलावा अगर हमारे पास सेम एलिमेंट है तो फॉर ऑक्सी एसिड ऑफ सेम एलिमेंट with same number of OH group, ठीक है, सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब एक तरह से चार्ज, ठीक है, वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें तो HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4, तो यहाँ पर सभी में एक OH ग्रुप है, तो मैंने बोला सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप है एंड सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड है। तो यहाँ पर जब हम निकालते हैं तो Cl का +1 आता है, फर्स्ट वाले में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सेकंड वाले में ऑक्सीडेशन नंबर Cl का +3 है, थर्ड वाले में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, फोर्थ वाले में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +7। तो जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मीन्स हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। सिमिलरली और एग्जांपल ले लो, जैसे H2SO3 एंड H2SO4, तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो दोनों में 2 OH ग्रुप है। तो यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जब हम देखेंगे तो +4 आएगा और इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 आएगा। तो ऑब्वियसली ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो एक्चुअली एक तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है चार्ज है, आगे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में डिटेल में बताएंगे। बाकी अभी तुम ये देख लो कि ऑक्सीजन का जनरली -2 ले लो और हाइड्रोजन का +1 ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1 और ओवरऑल 0 चार्ज होता है, ठीक है। तो मान लो हमें यहाँ पर Cl का निकालना, तो जिसका निकालना उसका x मान लो, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 प्लस Cl का निकालना उसका x मान लिया, प्लस 3 ऑक्सीजन, हर एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ओवरऑल चार्ज क्या है? 0।
यस रिया, तो यहाँ पर एक्स क्या आया, एक्स की वैल्यू +5 आई कि नहीं आई? क्लियर है क्या, समझ आया कैसे निकालना है? ऑक्सीजन का जनरली -2 और हाइड्रोजन का +1। ओके, तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, +5 आ रही है। ओके, तो सबका हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करके किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। तो उससे एक्स की वैल्यू मिल जाएगी हमें +5। तन्वी, हाइड्रोजन का +1 ले लो, मतलब हर एक का चार्ज का सम करना है, हर एक के चार्ज का या हर एक के ऑक्सीडेशन नंबर का सम करना और उसको 0 के इक्वेट करना। तो हाइड्रोजन का मैंने 1 बताया, ऑक्सीजन का -2 बताया। ओके, तो 3 ऑक्सीजन है, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, तो 3 ऑक्सीजन है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और क्लोरीन एक ही है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया, हाइड्रोजन भी एक ही है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का x, ऑक्सीजन का -2 इंटू क्या किया, 3 किया, इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आई, +5 आई। समझ आया? ओके, तो इस टाइप से ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। चले आगे। ऑक्सी एसिड ऑफ सेम एलिमेंट, तन्वी मतलब देखो यहाँ पर सारे क्लोरीन के ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड क्या होता है, जिनमें OH ग्रुप होता है, तो इन सब में OH ग्रुप है, मतलब हाइड्रोजन जो है ना वो पहले ऑक्सीजन से अटैच है फिर क्लोरीन से अटैच है। ओके, तो सब में OH ग्रुप है और सब में एक ही OH ग्रुप है। ओके, तो अगर सभी में सेम नंबर ऑफ OH ग्रुप हो और सेम एलिमेंट के ऑक्सी एसिड हो, तो एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, यहाँ पर +1, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5, यहाँ पर +7। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा। यस राजदीप। नाउ ये था हमारे पास हाइड्रा एसिड एंड ऑक्सी एसिड। नाउ हाइड्रोक्साइड का बेसिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। जनरली हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, तो उनका बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, तो देखो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ जो है बढ़ता है, डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ जो है हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे NaOH, LiOH से ले लेते हैं, LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो ऑर्डर ये रहे, डाउन द ग्रुप हमने क्या बोला, बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ओके, तो हमारे पास ये ऑर्डर आ जाएगा। सिमिलरली से नेक्स्ट वाले ग्रुप में भी अगर हम देखेंगे तो BeOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस एंड BaOH होल ट्वाइस। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, बढ़ गई। तो ये आ गया। ओके, अब देखो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, याद रख लेना, ये स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं, ये रिलेटिवली थोड़ा वीक हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आते हैं।
MgOH होल ट्वाइस वीक हो जाता है और BOH होल ट्वाइस जो है वो एम्फोटेरिक होता है। मतलब ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जनरली एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वही बेस होते हैं। ओके, तो वही सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। उनमें भी हम देखेंगे तो LiOH ये तीन जो है ये क्या हो जाते हैं जनरली वीक या फिर एम्फोटेरिक हो जाते हैं। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बेस की अगर कोई बात करेगा तो स्ट्रॉन्ग बेस मतलब ये दीज आर स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी किसकी, हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होगी। जैसे LiOH एंड BeOH होल ट्वाइस में कंपेयर कर लो, या फिर H3BO3 जो कि क्या है BOH होल ट्वाइस, दिस इज H3BO3। तो लेफ्ट टू राइट हमने क्या बोला, डिक्रीज होगी बेसिक स्ट्रेंथ। तो देखो LiOH जो है, सर कैन यू रिपीट द सेंटेंस, किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या कौन स्ट्रॉन्ग बेसिक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है ना यार, दिखवाता है स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, एल्कली एंड एल्कलाइन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, बट उसमें भी वीक कौन से हो गए, ये वाले वीक हो गए। मतलब LiOH BeOH होल ट्वाइस और MgOH होल ट्वाइस को स्ट्रॉन्ग बेस में नहीं लेंगे, इनके अलावा बाकी जो है उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस में लेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या बोला कि लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, तो LiOH BeOH होल ट्वाइस BOH होल थाइस। ठीक है, तो देखो लेफ्ट टू राइट गए तो डिक्रीज हुआ। अब यहाँ पर LiOH जो है ना ये वीक बेस है, BeOH होल ट्वाइस ऑलरेडी मैंने बता दिया, सॉरी होल ट्वाइस, BeOH होल ट्वाइस ऑलरेडी मैंने बताया क्या है, एम्फोटेरिक है, और BOH होल ट्वाइस तो एसिड हो गया। ओके, सो लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, किसका, हाइड्रोक्साइड का। राहिल, अगर कोई एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर लेता है तो एम्फोटेरिक है, तो याद रखनी है ये चीजें तुम्हें, मतलब कि ये नहीं। ओके, ऐसे देख के नहीं बता सकते, वो याद रखना है। यस रिया, आफ्टर BOH होल थ्राइस ऑल आर, मतलब BOH होल थ्राइस के बाद जितने भी आने वाले हैं सब एसिडिक ही हो जाएंगे। जैसे बोरोन के बाद क्या आएगा, कार्बन, तो कार्बन का हो गया H2CO3, है ना, H2CO3 उसका हाइड्रोक्साइड हो गया एक तरह से, तो वो कार्बोनिक एसिड है। ओके, उसके बाद HNO3 आ जाएगा जो कि नाइट्रिक एसिड हो गया। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फिर हमारे पास वही चीज, वही यही तो मैंने वहां पर ऑक्सी एसिड में भी तो यही चीज बताई थी एक तरह से, हाइड्रोक्साइड बेसिकली एक तरह से ऑक्सी एसिड ही हो जाते हैं ना। तो हाइड्रोक्साइड में और ऑक्सी एसिड में मतलब वो ये दोनों जगह OH ग्रुप है। तो लेफ्ट वाले जो है वो एक तरह से बेसिक का काम कर रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट वाले जो है बेसिक का काम करते हैं ना, और राइट वाले किसका काम करते हैं, एसिड का। ये हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड जो है एक्चुअली क्या है, ये ऑक्साइड को जब वाटर से हम रिएक्ट कराते हैं तब आते हैं, है ना। ऑक्साइड को जब वाटर से रिएक्ट कराएंगे तभी तो हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड आएंगे। एक्चुअली इसको ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऑक्साइड्स को वाटर से जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोक्साइड आता है। अब हाइड्रोक्साइड लेफ्ट वाले हो गए बेसिक, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट वाले जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या हो गए, बेसिक हो गए, और पीरियोडिक टेबल में राइट वाले जो हाइड्रोक्साइड है वो एसिडिक हो गए, और फिर वो एसिडिक हो गए तो उनको क्या नाम दे दिया, ऑक्सी एसिड नाम दे दिया। समझ आया नहीं आया,
ठीक है, तो जो ऑक्साइड का नेचर था ना, सेम वही नेचर है। देखो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में जो हमने ऑक्साइड पढ़े थे ना, ऑक्साइड्स में जैसे वेरिएशन था वही वेरिएशन यहाँ पर है। ऑक्साइड में हम क्या बोलते थे कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है। तो वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रहा है। और डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होता था? एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता था, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता था। तो वही हो रहा है यहाँ पर भी। ओके, तो बेसिकली ये एसिड या बेस जो है, जो कि हमने हाइड्रोक्साइड की बात की है, तो हाइड्रोक्साइड जो है उनका वेरिएशन वैसा ही रहेगा जैसा ऑक्साइड का वेरिएशन था। राहिल लिखा तो है यार, सभी स्ट्रॉन्ग बेस है भाई। NaOH, KOH, BrBOH, ये सब क्या स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, तुम बोल रहे हो कि KOH और COH होल ट्वाइस में कौन स्ट्रॉन्ग है? तो लेफ्ट टू राइट गए ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो KOH COH होल ट्वाइस। तो लेफ्ट टू राइट गए तो क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है ना। तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? KOH। ओके, उन दोनों में कंपेयर करेंगे तो KOH ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगा। समझ आया? चलो, तो ये हमारे पास हो गया एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, नाउ आगे चलेंगे अभी। तो अभी ये थ्योरी वाला पार्ट जो है मेनली हो गया, मतलब जो मेनली थ्योरी थ्योरी आ रहा था वो अभी ऑलमोस्ट हो गया है। अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल वाले वाले पार्ट साइड जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे पूरे चैप्टर में ऑलमोस्ट पीएच की बात की जाएगी। पढ़ा होगा ना तुमने पीएच। पीएच इक्वल टू 7 होता है न्यूट्रल का, पीएच लेस देन 7 है एसिडिक का, पीएच ग्रेटर देन 7 है बेस का। पढ़ा है ना ये सब? ठीक है, सो अभी उसी में हम जाने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। तो इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं नेचर। नेचर मतलब ये एसिडिक है या बेसिक है, क्या है? तो बताओ क्या है भाई, वाटर क्या होता है? एसिडिक होता है, बेसिक होता है? देखो, अलग अलग थ्योरी के हिसाब से ये अलग अलग हो गया। जैसे ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से अगर हम ले तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी या कॉन्सेप्ट, चलो पूरा ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, इट इज एम्फोटेरिक अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट। ये क्या है? लुइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है? लुइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस था ना, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लुइस कॉन्सेप्ट इट इज बेस। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसे हम न्यूट्रल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितना एच पॉजिटिव होता है उतना ही ओ एच नेगेटिव होता है। ओके, तो बट इट इज टेकन
एज न्यूट्रल। ठीक है, तो इसे हम क्या लेते हैं, न्यूट्रल लेते हैं। तो अलग अलग थ्योरी के हिसाब से अलग अलग था, बट इसे जनरली क्या लिया जाता है, न्यूट्रल लिया जाता है। ये सॉरी, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ वाला पार्ट हो गया है। तो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से एम्फोटेरिक था, क्योंकि एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर पा रहा था। ठीक है, लुईस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बेस था, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है। लेकिन इसे हम क्या लेते हैं, न्यूट्रल लेते हैं, क्योंकि ये जितना H पॉजिटिव देता है उतना ही OH नेगेटिव देता है। ओके, तो ये फर्स्ट हो गया। देन इसके बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी। तो वाटर का मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, याद है क्या कुछ, क्या होता था? याद आया कुछ, वाटर का मोलरिटी या कॉन्सेंट्रेशन, मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, नहीं है याद? यस अनीश, 55.55। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी जो है हम क्या लेंगे, 55.55, या 1000/18 है ना, 1000/18 भी लिख देते हैं। तो ये था 1000/18 या 55.55 मोलार। ओके, मोल कॉन्सेप्ट में बताते हैं ये। तो लिखो ये, फिर आगे चलते हैं। ये साक्षी याद रखो, क्योंकि आगे ये कई बार हो सकता है वो पूछ ले कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होगा, या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होगा, तो वहां पर ये यूज होगा। हो गया सबका? ना आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। जिसे हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
KW से। तो देखो हमारे पास वाटर जो है ये आयनाइज हुआ H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। H2O जो है किसमें आयनाइज हुआ, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय H2O कॉन्सेंट्रेशन। ये H2O कॉन्सेंट्रेशन जो है ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहने वाला है, मतलब बहुत कम रिएक्ट होने वाला है। तो यहाँ पर K इक्विलिब्रियम इंटू H2O कॉन्सेंट्रेशन जो है ये आ गया H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया कांस्टेंट आ गया, K इक्विलिब्रियम इंटू H2O कॉन्सेंट्रेशन जो है एक नया कांस्टेंट आ गया जिसे हम बोलते हैं KW, दैट इज नथिंग बट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ओके, so ionic product of water is KW and that is equal to H positive concentration into OH negative concentration. ओके, तो ये KW हो गया। Now, अगर इसका मान लो दोनों साइड माइनस लॉग ले लेते हैं, ओके दोनों साइड क्या लेते हैं, माइनस लॉग लेते हैं। तो माइनस लॉग KW इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव माइनस लॉग OH नेगेटिव, ये आया। अच्छा, ये तुम्हें पता है क्या कि पीएच क्या होता है, पीएच होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव, ये पता है क्या, ये पता है सभी को। ओके, जैसे पीएच होता है माइनस लॉग H पॉजिटिव, वैसे ही पीओएच जो है ये होगा माइनस लॉग OH नेगेटिव। ओके, एंड इसी टाइप से अगर मैं बोलूंगा PKW तो हो जाएगा माइनस लॉग KW। क्लियर है सभी को। तो इसको अगर हम यहां पर यूज करते हैं तो ये आ जाता है PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH। PKW इज इक्वल टू क्या आ जाता है, PH प्लस POH। वैष्णवी, पीएच में पी क्या होता है, माइनस लॉग H पॉजिटिव को हम क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं। तो किसी का भी अगर हम माइनस लॉग, मतलब अगर मैं बोलता हूं कि माइनस लॉग एक्स, ओके तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पीएच लिख सकते हैं। समझ आया। स्मॉल पी है जनरली, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉल पी लेते हैं जनरली उसको, ठीक है। तो एक्चुअली इसका मतलब पी का मतलब होता है पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब पीएच में क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है ना। इसका मतलब क्या है, माइनस पीएच इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव। तो यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन किया था, पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, ऐसे ही पीओएस बोलेंगे पावर ऑफ OH, PKW बोलेंगे पावर ऑफ PKW, मतलब पावर ऑफ KW। ओके, बट उसकी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पीएच पीओएस PKW ऐसे लिख। ओके, तो माइनस लॉग H positive is PH, minus log OH negative is POH, and minus log KW is PKW. Sir, like this, the K of H positive and OH negative will be K equilibrium into H positive, K equilibrium into OH negative. ये साक्षी ये किधर से आया, यहाँ से बोल रहे हो क्या तुम।
नहीं, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, हम बस केडब्ल्यू की बात करते हैं। एक्चुअली केडब्ल्यू इज नथिंग बट के इक्विलिब्रियम इनटू H2O कॉन्सेंट्रेशन ना। केडब्ल्यू इज के इक्विलिब्रियम इनटू H2O कॉन्सेंट्रेशन। तो उसमें हम जाते ही नहीं है, हम ये इसी की बात करते हैं, केडब्ल्यू H पॉजिटिव एंड OH2। ठीक है, हो गया सबका। तो पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू पीकेडब्ल्यू। इसके अलावा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव इज केडब्ल्यू। चले आगे। देव, ये ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, पीएक्स माइनस लॉग एक्स को हम पीएक्स लिख सकते हैं, वैसे ही माइनस लॉग एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को पीएच लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ ओएच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को पीओएच लिख सकते हैं, माइनस लॉग केडब्ल्यू को पीकेडब्ल्यू लिख सकते हैं। ओके, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है नीचे, ये माइनस लॉग केडब्ल्यू दोनों साइड, पहले तो क्या किया, इसका माइनस लॉग लिया दोनों साइड, तो माइनस लॉग लेने पर यह आ गया, और फिर इसको पीकेडब्ल्यू लिख दिया, इसको पीएच लिख दिया, और इसको पीओएच लिख दिया। ठीक है, सो पीकेडब्ल्यू इज पीएच प्लस पीओएच। ओके, नाउ अब देखो, फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं और प्योर वाटर। प्योर वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो उसमें क्या होता है, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता, रहता ही नहीं रहता। सर, यू हैव टेकन concentration of H positive and OH negative, so should not be the concentration of X। X कहां से आ गया रिया? यस, ऑब्वियसली वो X, वो कुछ भी हो सकता है ना। देखो यहाँ पर KW जो है, ये कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी था, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सेंट्रेशन ही हो। तो ये H पॉजिटिव, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन आएगा वहां पर कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं आएगा, कोई कॉन्स्टेंट आएगा वहां पर कॉन्स्टेंट। ओके, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही लिखे इसको। ओके, नाउ, हाँ, तो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, जितना H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है उतना ही OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है। सो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो अगर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव इक्वल है, तो देखो KW क्या था, KW होता था H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों इक्वल हो गए, सो KW इक्वल टू क्या आ गया, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, या OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, कुछ भी बोल दो इसको। ओके, तो अब H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल होंगे, और वो किसके इक्वल होंगे, रूट ऑफ KW के इक्वल। ठीक है, तो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन या प्योर वाटर, H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव होता है, वो क्या होता है, रूट ऑफ KW। अब इसके अलावा अगर H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव है, तो एक और चीज होगी ना, अगर H पॉजिटिव OH नेगेटिव के इक्वल है, तो माइनस लॉग भी इनका सेम होगा, होगा ही नहीं होगा?
तो पीएच इज इक्वल टू पीओएच आएगा ही नहीं आएगा? अगर H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है तो पीएच इक्वल टू पीओएच होगा ही नहीं होगा? तो देखो PKW इज इक्वल टू पीएच प्लस पीओएच होता था, तो पीएच और पीओएच दोनों इक्वल है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? PKW इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पीएच या फिर 2 टाइम्स ऑफ पीओएच। तो न्यूट्रल पॉइंट पर क्या हो गया? न्यूट्रल पॉइंट पर या न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या हो गया? पीएच एंड पीओएच दोनों इक्वल हो गए, और वो किसके इक्वल हो गए? PKW बाय 2 के इक्वल। श्वेता, न्यूट्रल सॉल्यूशन में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव सेम होते हैं, ठीक है? अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव सेम होंगे तो उनका माइनस लॉग जब लेंगे वो भी सेम ही आएगा ना? माइनस लॉग H पॉजिटिव इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव होगा ही नहीं होगा? तो ये भी सेम आएगा ना। माइनस लॉग H पॉजिटिव मतलब पीएच और माइनस लॉग OH नेगेटिव मतलब पीओएच, तो वो भी सेम होगा, ठीक है? तो H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव या फिर पीएच इक्वल टू पीओएच कब है? जब न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो KW हमारे पास ये था, अब ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव को दोनों को H पॉजिटिव लिख दो, है ना? क्योंकि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव सेम है, तो या तो दोनों का H पॉजिटिव लिखा जा सकता है या दोनों को OH नेगेटिव। तो अगर दोनों का H पॉजिटिव लिखेंगे तो ये आ गया H पॉजिटिव स्क्वायर, अगर दोनों को OH नेगेटिव इक्वल लेंगे तो ये आ जाएगा OH नेगेटिव स्क्वायर। ओके, तो KW किसके इक्वल होगा? H पॉजिटिव स्क्वायर या OH नेगेटिव स्क्वायर। तो यहाँ से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ KW। सिमिलरली पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू PKW था, तो यहाँ पर भी सेम लिखा जा सकता है ना? PKW को 2 टाइम्स ऑफ पीएच या 2 टाइम्स ऑफ पीओएच लिख सकते हैं। तो पीएच और पीओएच क्या आ गया? PKW बाय 2। ओके, तो ये एक तरह से न्यूट्रल पॉइंट है। ओके, न्यूट्रल पॉइंट पर पीएच क्या होता है? PKW बाय 2 होता है। एंड H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? रूट ऑफ KW। हो गया सबका? नाउ अब देखो, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में था। फॉर एसिडिक सॉल्यूशन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन आता है OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ग्रेटर देन OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। अब दोनों साइड अगर हम लॉग लेंगे तो लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन होगा ग्रेटर देन लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन से। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन माइनस लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। Now what is this? This is POH and what is this? This is pH. तो POH जो है वो pH से बड़ा होगा, ठीक है? तो एसिडिक सॉल्यूशन में H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन आता है। इसके अलावा POH जो है ग्रेटर देन pH आता है। लेकिन POH एंड POH मिला के क्या होने चाहिए? PKW होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो POH को क्या लिख सकते हैं बताओ? POH को हम 14 माइनस PKW लिख सकते हैं। सॉरी, यस, नो नॉट 14, सॉरी, इसको PKW बाय माइनस पीएच लिख सकते हैं ना?
व्हाट इज पीओएच? इट इज पीकेडब्ल्यू माइनस पीएच, तो इट शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? पीएच होना चाहिए, या फिर ये क्या हो गया? पीकेडब्ल्यू इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ पीएच, या फिर pkw by 2 इज ग्रेटर देन ph, या फिर इसको लिख दो ph इज लेस देन pkw by 2। ओके, तो pH जो है वो pkw by 2 से छोटा रहेगा अगर एसिडिक सॉल्यूशन है। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH क्या होगा? लेस देन pkw by 2। यस साक्षी, ये वही pH है जो pH स्केल में यूज किया जाता है। यस राहिल, तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन आता है OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन से, एंड इससे एंड में रिजल्ट क्या निकला कि pH शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए? pkw by 2 होना चाहिए अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो। हो गया सबका? यस आदित्य, ये फॉर्मूला एंड में याद रखना है कि एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH जो है शुड बी लेस देन pkw by 2। देन हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर तुम्हें इसका बता देंगे क्या रहेगा। रोहन पी किस बताया तो था भाई, P स्टैंड्स फॉर पावर, pH मतलब पावर ऑफ H, pH मतलब पावर ऑफ OH, pkw इज पावर ऑफ kw। pH स्केल में जो pH है वही P है ये। नाउ दिस इज फॉर एसिडिक सॉल्यूशन। अब बेसिक के लिए क्या होगा? तो बेसिक के लिए उल्टा हो जाएगा। ओके, बेसिक सॉल्यूशन में क्या आएगा? फॉर बेसिक सॉल्यूशन हमारे पास जो OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन है ये होगा ग्रेटर देन H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन से। ओके, OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, बेसिक है तो अगर दोनों साइड हम लॉग ले लेते हैं तो लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। नाउ इसको लेफ्ट साइड ले जाते हैं, इसको राइट साइड, तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस लॉग H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन माइनस लॉग OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हो गया pH इज ग्रेटर देन POH। ओके, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH ग्रेटर देन POH होगा। नाउ यहाँ पर POH को हम क्या लिख सकते हैं लास्ट टाइम की तरह? pKw माइनस pH लिख सकते हैं। तो pH लेफ्ट हैंड साइड गया तो 2pH इज ग्रेटर देन क्या हो गया? pKw। सो ऑब्वियसली यहाँ से क्या आ गया? pH इज ग्रेटर देन pKw by 2। तो बेसिक सॉल्यूशन अगर है तो pH ग्रेटर देन होगा pKw by 2 से। एसिडिक सॉल्यूशन है तो pH लेस देन होगा pKw by 2 से, और अगर न्यूट्रल है तो pH इक्वल होगा pKw by 2 से। समझ आया कि नहीं आया? तो pKw by 2 जो है वो एक तरह से न्यूट्रल पॉइंट है, उससे कम pH है
तो एसिडिक, उससे ज्यादा पीएच है तो बेसिक, और अगर उतना पीएच है तो ऑब्वियसली न्यूट्रल। तो ये हमने जो लिखा है ये किसी भी टेम्परेचर पर अप्लाई किया जा सकता है। अभी तक हमने जो बताया है ये किसी भी टेम्परेचर पर अप्लाई कर सकते हैं इस चीज को। ओके, pH equal to pK/W/2 at neutral point. For basic solution, pH should be greater than pKW/2, and for acidic solution, pH should be less than pKW/2. तो ये जो है ये एनी टेम्परेचर वैलिड रहेगा। अभी तक हमने जो रिलेशन लिखा है ये किसी भी टेम्परेचर पर अप्लाई कर सकते हैं। लिख लिया सबने? ना अभी हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे 25 डिग्री सेल्सियस। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? तो एट 25 डिग्री सेल्सियस हमारे पास KW जो है वो रहता है 10⁻⁻14। KW क्या होता है? 10⁻⁻14 होता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो PKW जो है इसका जब माइनस लॉग लेंगे तो ये आ जाता है 14। ओके, सो PKW आ जाता है 14। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस KW इज 10⁻⁻14, PKW इज 14। यस, यू हैव टू रिमेंबर। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बताओ? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन होता था 10 KW, जो कि अभी क्या हो जाएगा 10⁻⁻14। ओके, सो एट 25 डिग्री सेल्सियस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 10⁻⁻14 होगा। इसके अलावा पीएच प्लस पीओएच क्या होता था? याद आया? पीएच प्लस पीओएच क्या होता था? पीकेडब्ल्यू होता था ना? तो पीकेडब्ल्यू क्या है? 14 है। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पीकेडब्ल्यू 14 है, तो पीएच प्लस पीओएच क्या हो जाएगा? 14। ओके, तो एक्चुअली जो तुम पीएच स्केल देखते हो 25 डिग्री सेल्सियस वाला है। 0 to 14 जो पीएच स्केल है वो 25 डिग्री सेल्सियस वाला है। ओके, अगर हम टेम्परेचर डिफरेंट लेते हैं तो पीएच स्केल भी चेंज होता है। अच्छा, पीएच प्लस पीएच इक्वल टू 14 हो गया। अब देखो इसके अलावा एट न्यूट्रल पॉइंट या न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है, और फॉर वाटर H पॉजिटिव इक्वल टू OH नेगेटिव, और ये क्या होता था याद हो तो? रूट ऑफ KW ना? तो रूट ऑफ KW की जगह हम क्या लिख सकते हैं? रूट ऑफ 10⁻⁻14, दैट इज नथिंग बट 10⁻⁻7। तो एट न्यूट्रल पॉइंट H पॉजिटिव और OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? 10⁻⁻7 ऑब्वियसली मोलार। व्हाट अबाउट पीएच? पीएच और पीओएच क्या होता था? PKW/2, दैट इज 14/2। तो क्या आ गया? ये 7 आया ना? तो ये होता ही है ना, ये तो पता ही होगा, है ना? तो पीएच इज इक्वल टू पीओएच इज इक्वल टू 7। सो न्यूट्रल पॉइंट पर पीएच और पीओएच दोनों किसके इक्वल होते हैं? 7 के इक्वल होते हैं।
होते कि नहीं होते? ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 इसलिए होता है क्योंकि हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं वहां पर। यस साक्षी, दैट्स व्हाई पीएच ऑफ वाटर इज 7। यस आदित्य, इट कैन। तो पीएच स्केल 0 टू पीकेडब्ल्यू के बीच में रहता है। 0 टू पीकेडब्ल्यू मतलब 0 टू 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। नहीं तन्वी, वाटर तो न्यूट्रल ही है ना। वाटर एसिडिक और बेसिक क्यों होगा? वाटर तो न्यूट्रल ही है। यस रिया, यस राइट। व्हाट इज एम? एम इज मोलरिटी, मोलार। हो गया सबका? तो ये न्यूट्रल पॉइंट या वाटर के लिए है, न्यूट्रल सॉल्यूशन या वाटर के लिए। अच्छा, एसिडिक सॉल्यूशन का क्या होगा? एट 25 डिग्री सेल्सियस एसिडिक सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा भाई? तो जो एच पीएच है वो क्या होता है? लेस देन pKw/2 था ना, मतलब लेस देन 14/2। तो क्या हो गया? पीएच लेस देन 7 तो होता ही नहीं होता एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। व्हाट अबाउट बेस? फॉर बेस हमारे पास क्या रहा था? बेसिक सॉल्यूशन क्या आ रहा था? पीएच, पीएच आ रहा था ग्रेटर देन pKw/2 और यहां पर pKw है 14, तो पीएच क्या होगा? ग्रेटर देन 7। क्लियर है क्या? यस साई, ये सब 25 डिग्री पर ही है। ये हम जो बता रहे हैं ये 25 डिग्री सेल्सियस पर बता रहे हैं। अब बाकी टेम्परेचर पर देखो क्या होगा। तो ये जो रिएक्शन है H2O गिव्स H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक है तो इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर K बढ़ता है, तो K बढ़ता है तो KW भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम करने पर KW कम होता है। ओके, बिकॉज एंडोथर्मिक में यही बताया हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो देखो, इफ इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस तो KW जो है वो ग्रेटर देन 10⁻⁻14 आएगा। अब 10⁻⁻14 से बड़ा का मतलब क्या है? 10⁻⁻13 हो गया, 10⁻12 हो गया। ओके, तो टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस है तो KW जो है ग्रेटर देन 10⁻⁻14 हो जाएगा, एंड इसकी वजह से जो pKW है वो लेस देन 14 आए। ओके, तो हमारे पास पीएच स्केल जो है छोटा हो जाएगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से बड़ा टेम्परेचर हम लेते हैं तो पीएच स्केल छोटा हो जाता है। यस साक्षी, ठीक है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ग्रेटर हम लेते हैं, जल्दी लिखो निखिल, रचिता। ओके, तो अगर हम टेम्परेचर ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं तो KW जो है वो 10⁻⁻14 है,
सॉरी 10⁻⁻14 से बड़ा है, मतलब 10⁻13 हो गया, -12 हो गया पावर में, है ना। तो पी के डब्ल्यू जो है 14 से छोटा आ जाएगा। तो पी के डब्ल्यू 14 से छोटा आएगा, तो पी के डब्ल्यू बाई 2 किससे छोटा आएगा यार? 7 से छोटा आएगा। मतलब न्यूट्रल पॉइंट जो है वो नीचे आ जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट जो है वो भी नीचे आ जाएगा। अभी 7 नहीं रहेगा न्यूट्रल पॉइंट, 7 से कम रहेगा। ओके, तो पीएच स्केल 0 to 14 नहीं रहा, उससे छोटा हो गया, तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो भी थोड़ा कम आ जाएगा। सिमिलरली टेम्परेचर जो है वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस लेंगे, तो अब टेम्परेचर कम करने पर के डब्ल्यू क्या होगा? कम होगा, मतलब के डब्ल्यू लेस देन 10⁻⁻14 होगा। अगर के डब्ल्यू लेस देन 10⁻⁻14 है, मतलब 10⁻⁻15 चला गया या -16 चला गया। ओके, तो पीके डब्ल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पीके डब्ल्यू कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली ग्रेटर देन 14 आ जाएगा। तो अभी पीएच स्केल बड़ा हो जाएगा। पीएच स्केल पहले 0 to 14 था, अभी हो सकता है 0 to 15, 0 to 16 वगैरह कुछ हो गया हो। ओके, तो पीके डब्ल्यू ग्रेटर देन 14 हो गया, तो पीके डब्ल्यू बाई 2 जो है वो क्या होगा? पीके डब्ल्यू बाई 2 जो है वो ग्रेटर देन 7 आएगा। ओके, तो न्यूट्रल पॉइंट भी अपना ऊपर चला जाएगा। मतलब वाटर का पीएच जो है एट 25 डिग्री सेल्सियस 7 है, लेकिन वाटर का पीएच जो है अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 7 से कम रहेगा, और अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो 7 से ज्यादा रहेगा। रहेगा वो न्यूट्रली, ठीक है। वाटर हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, चाहे कितना भी टेम्परेचर कर लो, बट पीएच उसका चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट ही चेंज हो रहा है। तो न्यूट्रल पॉइंट जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पर लेस देन 7 होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से कम पर ग्रेटर देन 7 होगा। क्लियर है सबको? तो दैट्स इट, आज हम यहीं पे खत्म करेंगे। होमवर्क नोट कर लो। ठीक है, तो होमवर्क नोट करो ना। फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 to 10, then 12, 13, 15, 17, 18, 31, 32, 34, 36 एंड ठीक है। चलो इसके अलावा 38, 39 भी ले लो। तो ये होमवर्क है। जितना कराएंगे उतना आएगा।
आदित्य, वैसे हम बाकी बैच से जनरली आगे ही चल रहे हैं।